हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में। ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में। ऑर्बिटल वेव फंक्शन को जाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स क्या होता है? साइंस की ऐसी ब्रांच जो वेव से डील करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स an orbital is a mathematical statement. An orbital is a mathematical statement called as orbital wave function. Orbital wave function, वेव मैकेनिक्स के अनुसार एक ऑर्बिटल क्या है? वे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। देखो, ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम जाई आर क्रॉस वाई से डिनोट करते हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसको हम किसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है? आर है आपका रेडियल फंक्शन। रेडियल फंक्शन, रेडियल फंक्शन क्या होता है? ऑर्बिटल के अंदर ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करे। देखो, यहाँ आपको मालूम है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उससे आर डिस्टेंस दूर पर ऑर्बिटल ऑर्बिटल होते हैं। तो रेडियल फंक्शन क्या है? रेडियल फंक्शन ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ आर माने रेडियस पे डिपेंड करती है। ये ओनली डिपेंड ऑन रेडियस। रेडियस, इसको हम आर बोलते हैं। देखो, रेडियल खुद में क्या बोल रहा है? रेडियस का नाम बोल रहा है, ठीक है। और एक बात आपको, रेडियल फंक्शन ना हमेशा साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक। क्या देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो बात हो गई रेडियल फंक्शन की। पहले ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या है ये तो क्लियर हो गया। ये क्या है? और एक ऑर्बिट क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम जाई से डिनोट करते हैं। जाई आर क्रॉस वाई के बराबर होता है। आर क्या है? रेडियल फंक्शन। रेडियल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कहाँ से? न्यूक्लियस से। वो ऑर्बिटल कहाँ कितनी दूर पर है, वो वाला डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? वाई। वाई क्या होता है आपका? एंगुलर फंक्शन। वाई आपका है एंगुलर फंक्शन, ठीक है। वाई क्या है? एंगुलर फंक्शन। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये यल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक सेकेंड। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ यल। देखो, यल क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है हमने पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, एंगुलर वेव फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? यल के वैल्यू पे, ठीक है। यस ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू क्या होता था? 0। पी ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू 1, ठीक है। तो जब ऑर्बिटल यस आएगा उस केस में वाई का वैल्यू 0 आएगा। जब ऑर्बिटल पी होगा तो उस केस में वाई का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और एंगुलर फंक्शन आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट गिव्स इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल। एक बात बताओ, साइज ऑफ ऑर्बिटल और शेप और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? देखो, साइज का मतलब 2D फिगर जो सिर्फ 2 डायमेंशन में हो। साइज का मतलब 2D फिगर और शेप का मतलब 3D फिगर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं मेरे पैर से मेरे सर की हाइट इतनी है, तो ये एक डायरेक्शन में नापी जाएगी, जिसको एक्स डायरेक्शन हम मानते हैं। और मैं बोलूं मेरे इस हाथ से इस हाथ के बीच में डिस्टेंस ये है, तो ये कैसे हम नापेंगे? वाई डायरेक्शन में जाके। तो ये क्या हो गया? मेरी हाइट और हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? मेरी साइज हो गई। साइज क्या है? 2D फिगर, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखा गया। मैं बोलूं मेरा शेप के बारे में, तो मेरे शेप में मेरा वाई एक्सिस भी आ जाएगा। वाई एक्सिस की, मेरे वाई एक्सिस से मतलब जब मैं थोड़ा सा टर्न हूं तो मेरे चेस्ट और बैक के बीच में जो गैप है वो कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस में जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस है साइज और शेप में। साइज क्या होता है? 2D फिगर होता है। शेप क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है।
क्लियर हो गया। यही बस छोटी सी बात थी रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो आपका यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल यल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। एक सेकेंड, कोई नहीं। यस ऑर्बिटल यल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। आपको मालूम है यस ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जब भी यस ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, ऐसे केस में वो उस यस ऑर्बिटल का कोई भी एंगुलर फंक्शन पे डिपेंडेंस नहीं होगा। नॉट डिपेंड शेप ऑफ यस ऑर्बिटल नॉट डिपेंड ऑन, क्या बोलते हैं, एंगुलर फंक्शन। ठीक है, एंगुलर फंक्शन के ऊपर यस ऑर्बिटल के शेप में कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो यस ऑर्बिटल का शेप कैसे निकलता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियल फंक्शन से निकलता है। देखो, ऑर्बिटल फंक्शन r क्रॉस y के बराबर था। जब यस ऑर्बिटल में y क्या होता है, y यल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। यल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जब यस ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब जो शेप होगा यस ऑर्बिटल का, वो सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। आर का मतलब सेंटर से जहां पे यस ऑर्बिटल बना हुआ है, जहां पे घूम रहा है, वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। यस ऑर्बिटल नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर फंक्शन। और अब बताओ, जब कोई चीज सिर्फ आर पॉइंट पे डिपेंड करे और आर हमेशा फिक्स होता है, तो कौन सा फिगर बनता है, ऐसे दो फिगर बनते हैं। पहला सर्कल भी हो सकता है, इसको क्या बोलो, सर्कल बोलो। और स्फीयर भी हो सकता है। देखो, स्फीयर 3D फिगर है, उसको हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, बस अज्यूम कर लो कि ये क्या है, स्फीयर है। इसमें भी सेंटर से रेडियस का डिस्टेंस कॉमन होता है, इसमें भी आर सेम होता है। देखो, इसमें भी सेंटर और ये जो बाहर का पॉइंट है, उसके बीच जो डिस्टेंस आर होता है, वो हर पॉइंट के लिए बराबर होता है, हर पॉइंट के लिए बराबर होता है। वैसे ही स्फीयर में होता है, उसके सेंटर और बाहर वाले पॉइंट के हर पॉइंट के बीच जो आर है, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको कैसे मालूम चला कि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव है, ये तो बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन ड्वेल नेचर दिखाते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन वेव है वो 3 डायमेंशन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी 2 डायमेंशन में मूव नहीं करता। वहां से ये बात पता चली कि यस ऑर्बिटल का शेप क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, सर्कल नहीं है, क्योंकि सर्कल क्या है, सर्कल एक 2D फिगर है। सर्कल एक 2D फिगर है और स्फीयर एक 3D फिगर है। ठीक है, यहाँ से ये बात का पता चला कि यस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, जिसमें सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं। ठीक है, यस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। इसका मतलब एक और पॉइंट निकलता है कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का फाउंड करने का, किसमें, यस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने का प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि आर सॉरी, आर जो है हर पॉइंट में सेम है। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है फाउंड होने का, वही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है। ठीक है, क्योंकि स्फीयर में सब पॉइंट का, बाहरी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से बराबर होता है, इसीलिए बाहर के जगह में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो बाहर इलेक्ट्रॉन के जो मूव करने का हमको प्रोबेबिलिटी है कि पता करने का, वो हर जगह क्या है, सेम है। यस ऑर्बिटल क्या होते हैं, यस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, स्फेरिकली
सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। देखो स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब उसका सेंटर और बाहर जो पॉइंट है उसके बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। यस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। इसीलिए यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है हर जगह सेम होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सबके लिए सेम है, इसीलिए यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम होती है। ये तो बात हो गई यस ऑर्बिटल के शेप के बारे में। अब बात करते हैं यस ऑर्बिटल के साइज के बारे में। देखो शेप तो पता चल गया कि क्वांटम साइज कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदलते जाएंगे। आपको आइडिया तो होगा ही कि 1s छोटा होता है, फिर 2s थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर 3s थोड़ा सा बड़ा होता है। ये सब कैसे आता है कि हम क्या करते हैं, n का वैल्यू बदलते जाते हैं, ऐसे नहीं निकलता है। तो अब हम देखेंगे इसके साइज के बारे में। यस ऑर्बिटल चाहे कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हो, 1s का हो, 2s का हो, 3s का हो या 4s का हो, सबका जो शेप होगा, सबका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, चाहे 1s की बात कर लो, चाहे 2s की बात कर लो, चाहे 3s की या 4s की, सबका शेप तो क्या होगा, शेप स्फेरिकल ही होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल ही होगा। लेकिन बस इनमें फर्क क्या आएगा, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, इनका साइज बढ़ता जाएगा। यस 1s इतना बड़ा होगा, 2s थोड़ा सा बड़ा होगा, 3s थोड़ा सा और बड़ा होगा, 4s थोड़ा सा और बड़ा होगा, लेकिन सब में कॉमन क्या है, सभी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ठीक है, और इनका एनर्जी का ऑर्डर भी इसी ऑर्डर में बढ़ता है और इनका साइज भी इसी ऑर्डर में बढ़ेगा। ठीक है, साइज ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। यहां तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नोडल पॉइंट या नोड्स की। नोडल पॉइंट या नोड्स की। तो यस ऑर्बिटल में नोडल पॉइंट या नोड्स एक ही नाम है यार, अलग अलग बोलने का एक आदमी के दो नाम है। ठीक है, यस ऑर्बिटल में नोडल पॉइंट अपसेंट होते हैं, नहीं होता। सबसे पहले समझो नोडल पॉइंट होता क्या है। नोडल पॉइंट इज द लोकेशन, नोडल पॉइंट इज द location where there is no chance of locating an electron, नोडल पॉइंट क्या होता है, स्फीयर की क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल के अंदर ऐसे जगह क्या नाम है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को नहीं बैठा सकते। देखो अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना, एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लो। आपको मालूम, क्या मालूम है, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बर्ड होता है, यही ना मालूम है। तो ये पी ऑर्बिटल का शेप है। तो एक बात बताओ, पी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकते हो, यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। क्या आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। पी ऑर्बिटल कैसा दिखता है, ऐसा और ऐसा, ओरिजिनल में ऐसा ही ना दिखता है। तो आप इलेक्ट्रॉन हर जगह रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में जो जगह खाली है वहां पे नहीं रख सकते। तो ऑर्बिटल के आसपास या ऑर्बिटल के अंदर ऐसा जगह जहां पे आप इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते, उसको क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट या नोड्स बोलते हैं। ठीक है, नोडल पॉइंट इज द लोकेशन वेयर देयर इज नो चांस ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन को आप रख नहीं सकते। ठीक है, और आपका जो नोडल पॉइंट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। नोडल पॉइंट आपके दो पार्ट में क्लासिफाइड है। एक होता है आपका रेडियल नोड, और एक आपका होता है, रेडियल हो गया, और एक सेकेंड, एंगुलर नोड। हाँ, एंगुलर नोड। देखो एंगुलर नोड अपने आप में ही क्लियर है, एंगुलर नाम आ रहा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को और किस नाम से जाना जाता है, एंगुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एंगुलर नोड आपको निकालने के लिए यल का वैल्यू देखना पड़ेगा। यल का वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी ऑर्बिटल के अंदर ही नोड निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, हम 1s का बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि 1s में एंगुलर नोड का वैल्यू बताओ। तो यस ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू क्या होता है, 0। इसका मतलब यस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड क्या है, 0 है। और बात करें रेडियल नोड की, तो रेडियल नोड आपका निकलता है n - l - 1 से। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है,
n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर -1। अब 1s के लिए निकालो, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आया s ऑर्बिटल के लिए, यहाँ पे भी 0 आया। इसका मतलब s ऑर्बिटल में कोई भी नोडल पॉइंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, और जो भी चीज स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन को कहीं भी बैठा सकते हो। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गई? अगर अब हाँ टोटल नोड भी लिख दो। देखो रेडियल नोड हो गया, एंगुलर नोड हो गया। टोटल नोड कैसे निकलेगा? इन्हीं दो का सम n माइनस यल माइनस 1 प्लस यल। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल, टोटल नोड n माइनस 1 से निकलता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हमेशा नोड पूछेगा, नोड जब तक बोले उसका मतलब टोटल नोड ही होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आप फाइंड द नंबर ऑफ एंगुलर नोड या फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ डॉट 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 ऑर्बिटल, तभी आप ये और ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। नहीं तो अगर क्वेश्चन में पूछे फाइंड द नंबर ऑफ नोड इन p ऑर्बिटल, तो सिंपल सा n-1 का फॉर्मूला लगाओ। क्वेश्चन जैसे बोल दे, अभी देखो p ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर p ऑर्बिटल को भी सीखेंगे। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया जिसके बारे में आप नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी उतनी लेवल नहीं है, ये बहुत ही हायर ऑर्डर की मैकेनिक्स की बात है। देखो अब थोड़ा सा बस व्यू ले लो कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। रेडियल नोड के लिए ना आपको जाई स्क्वायर अपान आर का ग्राफ देखना पड़ता है, और हर ग्राफ हम बना नहीं सकते, क्योंकि पेपर में हर ग्राफ हम बना नहीं सकते। ग्राफ क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हर ऑर्बिटल का हम खुद से तो ग्राफ नहीं बना सकते, और इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और आपको अगर एंगुलर नोड पता करना हो कि बिना फॉर्मूले के कैसे निकाले, तो आप क्या करो, सिर्फ देखो। अभी बस थोड़ा सा एग्जांपल ले लो। देखो s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, और p ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होते। वो क्या होते हैं? दो टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? लोब्स बोला जाता है, लोब्स बोलते हैं। अभी देखो p ऑर्बिटल पूरा पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल ले लो कि होता क्या है एंगुलर नोड ग्राफ से। लोब, इसको क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं। लोब्स माने भुजा, किसी एक ऑर्बिटल के दो भुजा। तो अगर आपको ग्राफ से एंगुलर नोड पता करना है तो आप सिर्फ ये देखो कि दोनों ऑर्बिटल कितनी बार न्यूक्लियस को कट करेंगे। देखो यहाँ बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस के अगल बगल ही ना ये ऑर्बिटल फैले होंगे। आप देखो कि दोनों लोब्स हैं वो कितनी बार ऑर्बिटल को कट किए हैं। देखो इसमें क्या हुआ है, एक बार कट किए हैं। इसका मतलब p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड का वैल्यू 1। जैसे आपको मालूम है, एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पर क्लियर कर लो तो और अच्छा रहेगा आगे जब हम पढ़ेंगे p और d के लिए। देखो d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना। और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और आपको अगर ग्राफ से पता करना हो कि डी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड, तो आप क्या करो, देखो कि न्यूक्लियस पे कितनी बार काटे हैं लोब्स। ये एक बार काटा, ये दूसरी बार काटा। इसका मतलब डी ऑर्बिटल में कितने लोब होंगे? 2 लोब। डी ऑर्बिटल में 2 लोब। अगर फॉर्मूला से निकालो उससे भी 2 आता है। यस के लिए यल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है। आप चाहे फॉर्मूला से रखो चाहे ऐसे रखो। और देखो आपको मालूम है ना, हम आलसी बंदे हैं, हम ये सब काम नहीं करते, इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक पूरी बात हो गई यस ऑर्बिटल की। ठीक है, अब बात करेंगे पी ऑर्बिटल की। यहाँ तक नोट कर लो पहले। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल के शेप के बारे में। देखो पी n इक्वल टू 1 पे पी ऑर्बिटल कोई डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 1 का मतलब k शेल, और आपको मालूम है k शेल में सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है। इसीलिए p ऑर्बिटल को स्टार्ट होने के लिए n का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 में 2s और 2p ऑर्बिटल्स आते हैं, इसीलिए 2 p ऑर्बिटल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? n इक्वल टू 2 से, मतलब l सेल से। क्लियर हो गया? 2p कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। देखो ये क्या है? 2px, ये क्या है? 2py, और ये क्या है? 2pz। देखो 2px 2py 2pz और बाइटल हैं, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। सब सेल हमने पहले लेक्चर में पूरा देखा था कि सेल और सब सेल
या ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? सबसेल क्या होता है? ऑर्बिटल्स का कलेक्शन, ऑर्बिटल्स का कलेक्शन। इस पूरे घर को सबसेल बोला जाता है और एक एक कमरों को ऑर्बिटल बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? अब बात करेंगे हम पी ऑर्बिटल के शेप के बारे में। तो आपको मालूम है कि यस ऑर्बिटल की तरह पी ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होते। या पी ऑर्बिटल क्या होते हैं? दो टुकड़ों में, दो सेक्शन में बटे होते हैं। एक एक्सिस के ऊपर होता है, एक एक्सिस के नीचे होता है। देखो ये न्यूक्लियस है, एक एक्सिस के ऊपर होता है, एक एक्सिस के नीचे होता है और इनको क्या बोला जाता है? लोब्स बोला जाता है, लोब्स। ठीक है, पी ऑर्बिटल क्या होता है? दो सेक्शन में बटा होता है, उन सेक्शन को क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस के एक ऊपर एक्सिस में होता है, एक नीचे वाले प्लेन में होता है। हो गई बात क्लियर? और जहां पे ये दोनों लोब एक दूसरे को टच करते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नोडल पॉइंट। हमने पिछले ये पूरा क्लियर कर लिया कि नोडल पॉइंट होता क्या है। पी ऑर्बिटल में नोडल पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे। आप ऐसे हम ऐसे इस रफ में ऐसे ही बनाते हैं ना, तो यहीं पे एक दूसरे को कट किए न्यूक्लियस के पास, या यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है? यहीं पे क्या हो रहा है? नोडल पॉइंट पाया जाएगा। कौन सा नोडल पॉइंट? एंगुलर नोडल पॉइंट। क्योंकि रेडियल नोडल पॉइंट तो रेडियस पे डिपेंड करता है, हमेशा ग्राफ से निकलता है। एंगुलर नोडल पॉइंट आप फिगर देख के निकाल सकते हो गई बात क्लियर? अब बात करते हैं, एक सेकेंड। चलो अब 2px 2py और 2pz का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। पहले किसका बनाएंगे हम? पहले बनाएंगे 2px का। ठीक है, तो ये x एक्सिस बना दो, ये y एक्सिस बना दो, y एक्सिस बना दो। और टू, आपको मालूम है ये तो p और ऑर्बिटल का इक्विवेलेंट शेप है, और जब px py pz में टूटता है तो कैसे दिखता है? एक, दो और तीन, तीन टुकड़ों में टूटता है ना। जब px, py और pz में टूटता है तो p ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। ठीक है, अब हम इन जो तीन टुकड़े हमने तोड़े हैं उनके अलग अलग फिगर को देखेंगे। तो पहले किसका देखेंगे हम? 2px का। 2px का मतलब वो x एक्सिस के अलोंग होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा। ये किसका फिगर है? 2px का फिगर है। ठीक है, ये किसका फिगर है? 2px। बीच में यहाँ पे ओरिजिन पे क्या होता है? ओरिजिन पे आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे 2pz की। तो 2pz कैसा होता है? ये x हो गया, ये y हो गया। दूसरा ग्राफ बना लो, x y और ये z। ये z है, ये x है, ये y है। तो 2pz कैसा होगा? z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये कैसा है? z एक्सिस के अलोंग जो दोनों लोब हैं वो क्या है? 2p जेड और बाइटल के हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 2py की। 2py कैसा होगा? y एक्सिस के अलोंग। y एक्सिस कौन सा है? ये वाला है। एक ऊपर लोब, एक नीचे लोब। क्लियर हो गई? बीच में न्यूक्लियस। ये किसका है? 2py और बाइटल का शेप है। ठीक है, क्लियर हो गई? अब बात करते हैं इनमें नोट्स की। p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल में देखो हम 2px 2py 2pz का अलग अलग आपसे पेपर में कभी पूछता है नहीं है। आपको सिंपल पूछता है p ऑर्बिटल्स बोलता है। p ऑर्बिटल का मतलब ये पूरे का बात कर रहा है। ठीक है, आपको कभी भी 2px 2py या 2pz में नोड नहीं पूछता। ठीक है, आपको बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ टोटल नोड्स, टोटल नोड्स, या बोलेगा रेडियल नोड, या बोलेगा एंगुलर नोड इन 2p और पाइटल्स। ठीक है, तो आप क्या करो? टोटल नोड सी का फॉर्मूला n-1, रेडियल नोड का n-l-1, एंगुलर नोड का l। किसका है ये? 2p का शेप है। तो क्या हो गया? टोटल नोड के लिए n-1 करो, n का वैल्यू 2 है, 2 -1 इसका मतलब 2p ऑर्बिटल्स में एक टोटल नोड्स होते हैं। कौन कौन से आपको मालूम ही है, ये और ये। 2p ऑर्बिटल का जो इक्विवेलेंट फिगर होता है वह ऐसा ही दिखता है। न्यूक्लियस के बीच में ये ऊपर एक लोब, ये नीचे एक लोब, एक दूसरे को, दोनों लोब एक दूसरे को एक ही बार कट कर रहे हैं, इसीलिए जो टोटल नोड है एक है। और रेडियल नोड की बात करो, रेडियल नोड के लिए n का वैल्यू 2, l का वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? 1 होता है। -1 कितना आ गया? 0। इसका मतलब p ऑर्बिटल का जो टोटल नोड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर नोड की वजह से पाया जाता है। l का वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक
हमने देखा भी p ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही नोड होते हैं। क्या आपको बात पता चली? s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होते और p ऑर्बिटल में एक होता है, और वो भी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ एंगुलर नोड पे, रेडियल नोड डिस्टेंस की वजह से p ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होते। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं इनके साइज की। जैसे हमने देखा s ऑर्बिटल में जैसे जैसे n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनका साइज बढ़ रहा था, वैसे ही p ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। 2p 3p 4p सभी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा? शेप तो स्फेरिकल ही होगा, लेकिन जो उनका साइज है n का वैल्यू बढ़ने के कारण साइज भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ही वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, देखो यार, सेल सबसेल ऑर्बिटल में अगर कंफ्यूजन है तो पहला लेक्चर देख लो, क्योंकि हम मुझको ऐसा लग रहा है कि आप वहीं पे मेन कंफ्यूज हो रहे होगे कि इसको क्यों कभी ऑर्बिटल बोल रहे हो और कभी क्यों सब सेल बोल रहे हैं। इसके लिए यही बोल रहे हैं कि पहला लेक्चर देख लो, वहां पे चल कर देख लोगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बोलना क्या समझना है तुमको। ठीक है, बोलने को तो मैं पूरा समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा बस देख के आओ कि डिफरेंस होता है क्या है ऑर्बिटल और सब सेल में। चलो थोड़ा सा सेल सब सेल और ऑर्बिटल का नॉलेज ले लो। सेल सब सेल और ऑर्बिटल, ठीक है, सेल को ऑर्बिट भी बोला जाता है। ठीक है, सेल क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के अगल बगल घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अगल बगल जो पाथ लेके घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? सेल। द पाथ टेकन बाय इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल। ठीक है, और उस पाथ में जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। और उस पाथ में जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। एग्जांपल से समझो, तुम्हारा एक बड़ा सा घर है, वो क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, तुम्हारा मेन फंड जो अड्डा है तुम्हारा घर है। घर घर क्या हो गया? तुम्हारा सेल हो गया। घर में क्या कर सकते हो तुम? पूरा कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन आपको मालूम है घर में हर जगह नहीं घूम सकते, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो ऐसी ऐसी जगह जहां तुम फ्रीली घूम सकते हो उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारे लिए बोला जाएगा वो तुम्हारा सब सेल है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारा कमरा होगा वहां पे तुम फ्रीली घूम सकते हो, लेकिन तुम्हारे कमरे के अंदर भी कोई पार्टिकुलर जगह होगी, जैसे तुम्हारा स्टडी टेबल हो गया या तुम्हारा बेड, जहां पे तुम ज्यादा टाइम बैठते होगे, वो जगह क्या हो गया? ऑर्बिटल हो गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगल बगल घूमता है जो पाथ लेके, पाथ को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के अगल बगल जो पाथ लेके इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको क्या बोलते हैं? सेल। सेल के एल या मेन होते हैं। उसके बाद पाथ में जहां फ्रीली मूव कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। पाथ तो बना दिया कि मुझे ऐसे ऐसे घूमना है, लेकिन जहां पे घूम सकता है उसको सब सेल बोलते हैं। और घूमने टाइम जहां पे उसके पाए जाने की, उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको और बाइटल बोलते हैं। और बाइटल बोलते हैं। क्लियर हो गया? बस इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इतना काफी है भाई। और पूरा डिटेल देखना है तो जाके चैप्टर में वो पहला लेक्चर देखो। ठीक है, अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखो, n इक्वल टू 1 का मतलब के शेल, के शेल में 1 s सब सेल होता है। n इक्वल टू 2 का मतलब यल सेल, यल सेल में 2s और 2p सब सेल होते हैं। n इक्वल टू 3 का मतलब यम सेल, यम सेल में 3s 3p और 3d सब सेल्स होते हैं। सेल सब सेल ऑर्बिटल अब देख के आओ तभी क्लियर होगा, नहीं हुआ तुम्हारा जाके जाओ पहले पहले लेक्चर में। ठीक है, तो डी सब सेल के लिए n का मिनिमम वैल्यू 3 होता है, इसीलिए पहले सेल और दूसरे सेल में डी सब सेल पाए नहीं जाते। और एक बात बताओ, डी सब सेल के लिए यल का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। यस सब सेल के लिए यल का वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, यल का वैल्यू 2। तो यम का वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन होता है? माइनस यल से प्लस यल के बीच। तो यम का वैल्यू क्या हो गया? -2, -1, 0, 1 और 2। देखो, डी सब सेल के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 5 वैल्यू हुआ है, इसीलिए जो आपका डी सब सेल होता है 5 टुकड़ों में टूटता है। कोई आपसे पूछे
कि जो डी सबसेल है हमेशा 5 ही टुकड़ों में क्यों टूटता है, 4 या 6 में क्यों नहीं टूटता। तो आप उसको सिंपल सा बोलो, क्योंकि डी सबसेल के लिए यल का वैल्यू 2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -2 से +2 के बीच में जाएगा, दैट इज 5 नंबर। इसीलिए डी सबसेल 5 टुकड़ों में, 5 ऑर्बिटल्स में टूटता है। अब ये 5 डिब्बों को हम क्या बोलेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और पूरे को क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, 3, नाम क्या होता है यार, हाँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये इनके नाम है। ठीक है, इन और पांचों ऑर्बिटल के नाम है। इनमें से 3 क्या होते हैं, 3 एक तरह के शेप में दिखते हैं, और 2 क्या होते हैं, 2 अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, इनमें से 3 क्या होते हैं, पहले इतना नोट कर लो। चलो, अच्छा जगह बचा है, बना लेते हैं 3, जिसमें इनमें से 3 जो हैं यार, 2 मिनट टाइम दो। डी सबसे 5 टुकड़ों में टूटता है, 5 ऑर्बिटल्स में टूटता है, और पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल होता है। सबका एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात करेंगे इनके शेप की, तो जो इनमें से 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, माने जो एक्स वाई जेड एक्सिस होता है उसके अलोंग प्रोजेक्टेड होते हैं। इतना खतरनाक फिगर कौन बनाता है यार। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई, ये जेड, तीनों एक्सिस जब एक दूसरे के, देखो ये दोनों एक्स वाई एक प्लेन के अंदर है, एक्स वाई क्या है, एक प्लेन के अंदर है। और ये जेड एक्सिस को क्या बोल सकते हो, या तो देखो ये क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये वाई है, और जेड एक्सिस को क्या बोल सकते हो, वो प्लेन के या तो बाहर निकला हुआ है या तो प्लेन के अंदर है, प्लेन के या तो अंदर है या तो प्लेन के बाहर है। ठीक है, ये 2 एक्सिस एक्स और वाई एक प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के अंदर है, और तीसरा क्या है, या तो अंदर है या तो बाहर है। ठीक है, तो इनमें से जो 3 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग बने हुए होते हैं। डी एक्स जेड कैसा दिखता है, डी एक्स वाई, एक्स वाई पहले बनाएंगे ना, हाँ, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई कैसा होगा, डी एक्स वाई प्लेन में, ऐसा ऐसा, ये किसका है, डी एक्स वाई का ग्राफ है। ठीक है, इसको नोट करो। अब किसका बनाएंगे हम, डी एक्स जेड का बनाएंगे। ठीक है, तो डी एक्स जेड में क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। ये पहले बना लो, हो गया। तो देखो एक्स एक्सिस, अब हम इसी में दूसरा फिगर बना ले, चलो अच्छा बनाते हैं। हम सिर्फ 2 एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। कौन कौन सा, इसको हम जेड एक्सिस मानेंगे, इसको एक्स एक्सिस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, डी एक्स जेड का, डी एक्स जेड का, ये डी एक्स जेड और वाइटल्स हैं। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे डी वाई जेड का, डी वाई जेड आपका कैसा दिखेगा, ये भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट, तीनों ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही बने होते हैं। क्या है, ठीक है, किसका है, डी वाई जेड का ऑर्बिटल का ग्राफ है, डी वाई जेड ऑर्बिटल का ग्राफ है। ठीक है, ये 3 हो गए, और जो बाकी 2 होते हैं वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके अंदर लाई करते हैं, उसके अंदर लाई करते हैं। जैसे हम बात करें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो आपका ऐसा दिखता है, वो प्लेन के अंदर बनता है, प्लेन के अंदर बनता है। ठीक है, और बात करेंगे डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, ये जेड एक्सिस ऊपर की तरफ बनाओ, ये ऊपर क्या है, जेड एक्सिस है। आपका जो डी जेड स्क्वायर होता है वो आपको कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, जेड एक्सिस के प्लेन के अलोंग, प्लेन के अलोंग। ठीक है, ये तो बात हो गई डी ऑर्बिटल के पांचों ग्राफ की। ये किसका है, डी एक्स वाई का है, एक्स और वाई प्लेन के अलावा, आप जेड एक्सिस को हट रखो या हटा भी सकते हो। ये किसका है, डी एक्स जेड का ग्राफ है, डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स का है, ये डी वाई
एक्स वाई, एक्स वाई दो बन गए क्या? ये क्या था? एक्स जेड था, एक्स जेड तो वाई जेड होगा ना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर। ओए है, सही था यार। डी वाई जेड यहाँ पे, ये किसका था? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का था, और ये आपका डी जेड स्क्वायर और वाइटल का ग्राफ है। देखो यार, इतना कितना किसी को लोचा करना नहीं है, आप सिर्फ जानते रहो कि होता कैसा है। आपको कोई बोलेगा नहीं कि सबका ग्राफ बनाओ, आपको सिर्फ क्या बोलेंगे कि डी ऑर्बिटल्स का ग्राफ बनाओ। तो जब भी कोई डी ऑर्बिटल बोले तो सिंपली डबल डंबल बना के दिखा दो कि यही होता है डी ऑर्बिटल का ग्राफ। आपसे जब कोई पार्टिकुलर पूछ ले कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, या डी एक्स वाई एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या डी जेड स्क्वायर का बनाओ, तभी आप बनाना, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। चलो अब तो बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के अंदर नोड्स की, डी ऑर्बिटल्स के अंदर नोड्स के बारे में, ठीक है। डी ऑर्बिटल के अंदर नोड्स के बारे में। तो डी ऑर्बिटल कैसा दिखता है आपको मालूम है? डी ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, डी ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसा दिख गया तो अब क्या करेंगे, इसमें रेडियल नोड का नंबर निकालो, एंगुलर नोड का नंबर निकालो, और टोटल नोड का नंबर निकालो, ठीक है। तो रेडियल नोड कैसे निकलेगा? n माइनस यल माइनस वन से, ठीक है। और एक यहाँ डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? थर्ड पीरियड, यानी ये 3D का फिगर है, 3D ऑर्बिटल्स का फिगर है, ठीक है। तो n का वैल्यू 3 हो गया, यल डी ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, और -1। इसका मतलब यहाँ में भी डी ऑर्बिटल के केस में भी रेडियल नोड की संख्या क्या होगी? 0 होगी। रेडियल नोड क्या होगा? 0 होगा। एंगुलर नोड यल के नंबर से निकलता है। डी ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। आप चाहे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, एक बार कट किया, दो बार कट किया न्यूक्लियस पे, इसका मतलब 2 तो एंगुलर नोड है। टोटल नोड कितने बचे? सिर्फ 2 नोड बचे, ठीक है। ये बात हो गई किसके? डी ऑर्बिटल्स के नोड के बारे में। अब किसकी बात करेंगे? डी ऑर्बिटल्स के साइज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने एस ऑर्बिटल में देखा कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाता है, उनका साइज बढ़ता जाता है। p ऑर्बिटल में देखा जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाता है, उनका साइज बढ़ता जाता है। वैसे ही डी ऑर्बिटल में जैसे जैसे उनका साइज n का वैल्यू बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। और आपको मालूम है जैसे जैसे साइज बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। 3D 4D 5D, इसी ऑर्डर में इनका साइज बढ़ेगा और इसी ऑर्डर में इनका एनर्जी बढ़ेगा। ये बात हो गई इस पूरे लेक्चर की। इस वीडियो के लिए इतना है। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट रहा हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमसे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।